नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्नपत्र सेकंड के अंतर्गत अरस्तू की क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन। राजक्रांतियाँ किसी भी राज्य समाज के लिए सदैव महान समस्याएं बनी हैं और उनके पीछे कोई न कोई कारण रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व में अब तक होने वाली सभी क्रांतियां मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न हुई, चाहे वे कुशासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुई हो या फिर कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के स्वार्थ की भावना से उत्पन्न हुई हो। अरस्तू के समय यूनान के राज्यों के स्वरूप और संविधान में शीघ्र परिवर्तन होने लगे थे। यह अस्थिरता और नित्य नई परिवर्तनशीलता यूनानी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बन चुकी थी। लगभग प्रत्येक नगर राज्य विभिन्न शासन प्रणालियों, राजतंत्र, धनिक तंत्र, जनतंत्र, निरंकुश तंत्र आदि में से गुजर चुका था। अतः अरस्तू के लिए यह स्वाभाविक था कि राजनीतिक स्थिरता के उपाय खोजता। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ। क्रांति संबंधी अरस्तु की धारणा वर्तमान क्रांति संबंधी धारणा से भिन्न है। अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य किसी विशेष युग और देश से संबंधित क्रांतियों से नहीं है। वह क्रांति का अर्थ उस अर्थ में नहीं लेता जिस अर्थ में हम फ्रांस, रूस, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को लेते हैं। उसके मत में किसी राज्य में जनता या जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम भी क्रांति नहीं है। उसके अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन। यह आवश्यक नहीं है कि संविधान में पूर्ण परिवर्तन होता है या आंशिक, सशस्त्र होता है या बिना किसी विशेष घटना के। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। परंतु जब संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में थोड़े से परिवर्तन होता है तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाना चाहिए। संविधान में परिवर्तन निर्वाचन द्वारा, धोखे से, सशस्त्र विद्रोह से या अन्य रक्तहीन उपायों द्वारा हो सकता है। अरस्तु ने इस विषय में क्रांति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए क्रांति के कुछ मुख्य प्रकार बताए हैं, जिनमें फर्स्ट आंशिक और पूर्ण क्रांति। यदि संविधान बदल दिया जाता है, यदि संपूर्ण संविधान बदल दिया जाता है तो पूर्ण क्रांति है, और जब केवल कोई महत्वपूर्ण भाग बदला जाता है तो वह आंशिक क्रांति है। दूसरा रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। सशस्त्र विद्रोह एवं रक्तपात द्वारा किए जाने वाला संविधान में परिवर्तन रक्तपूर्ण क्रांति है, अन्यथा उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाएगा। तीसरा व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति। जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या शासक को हटाकर संविधान में परिवर्तन किया जाए तो वह व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी, किंतु बिना शासक को बदले संविधान में किए जाने वाला परिवर्तन गैर व्यक्तिगत क्रांति होगी। चौथा है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। धनिक तंत्र या अन्य किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति करके किया जाने वाला संवैधानिक परिवर्तन इस प्रकार की घटना की श्रेणी में आएगा। पांचवा है वैचारिक क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ वक्तागण अपने भाषणों द्वारा या शब्द जाल द्वारा राज्य में क्रांति ला दें तो उसे वैचारिक क्रांति कहा जाएगा। क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की चर्चा करते हुए उन्हें तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें फर्स्ट क्रांति के मूल कारण, क्रांति के सामान्य कारण और विशिष्ट शास्त्र प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। फर्स्ट है क्रांति के मूल कारण। अरस्तु क्रांति का मूल कारण समानता के भावना को मानता है। यह समानता दो प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। योग्यता संबंधी समानता से अरस्तु का अभिप्राय है आनुपातिक समानता। अरस्तु के अनुसार जब मनुष्य ये सोचते हैं कि मनुष्यता की दृष्टि से सभी समान है तो फिर अधिकारों, धन संपत्ति आदि में से किसी प्रकार की विषमता न होकर समानता होनी चाहिए। जनवर्ग सदा अपनी समानता की तुलना दूसरों से करता है। जब वह देखता है कि एक ही प्रकार से जन्म होने पर भी उसे कम अधिकार प्राप्त है तो उसमें असंतोष जागृत होता है और यही असंतोष विकराल रूप धारण करके क्रांति में परिणत हो जाता है। अरस्तु समानता की इच्छा को राज्य क्रांति का जन्मदिन होने के पक्ष में अनेक उदाहरण देता है। उसके अनुसार जनतंत्री कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से ही स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, अतः राजनीतिक दृष्टि से उसे पूर्ण रूप से समान होना चाहिए। अयोग धनतंत्री कहते हैं कि व्यक्ति किसी विशेष बात में असमान है, अतः वे सभी बातों में असमान रहेंगे। अरस्तु के अनुसार समानता की विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष से क्रांतियां जन्म लेती हैं। अधिकारों की विषमता समानता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली जनता को सहन नहीं होती। विषमता का अंत करके समानता स्थापित करने की भावना से एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध क्रांति करता है। वास्तव में क्रांति का सबसे बड़ा कारण न्याय का यह एकांगी या दूसरे दृष्टिकोण ही है।
दूसरा है क्रांतियों के सामान्य कारण, जिसमें फर्स्ट है शासकों की दृष्टता और लाभ की लालसा। जब शासक या शासक वर्ग दृष्टावश जनहित की चिंता नहीं करता है अथवा सार्वजनिक कल्याण की भावना को छोड़कर अपना घर भरने की फिक्र में लग जाता है, तो जनता में उसके विरुद्ध असंतोष भड़क उठता है और वह उग्र होकर क्रांति का रूप ले लेता है। दूसरा है सम्मान की लालसा। सम्मान पाने की इच्छा सभी को होती है, लेकिन जब शासक वर्ग किसी को अनुचित ढंग से सम्मान देता है या किसी को अनुचित ढंग से अपमानित करता है, तो सने सने जनता के लिए शासक वर्ग का यह रवैया असहनीय हो उठता है और उसके विरुद्ध क्रांति हो जाती है। तीसरा है श्रेष्ठता की भावना। जब समाज में कुछ लोग अन्य लोगों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और अपने धन और अपने कुलीनता के आधार पर शासन को हथियाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे जनता में क्रांति के बीजों को बोते हैं और बाद में चलकर राज्य के प्रति निष्ठा होने की भावना का विस्फोट हो जाता है और वह क्रांति के रूप में प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट है राज्य के किसी भाग के अनुपात से अधिक असाधारण वृद्धि। यह भी क्रांति का एक मुख्य कारण है। यदि भौगोलिक अवस्था अच्छी होती है अथवा राज्य के किसी अंग, प्रदेश, वर्ग आदि में विशेष वृद्धि हो जाती है, तो इससे दूसरे प्रदेश तथा वर्गों में चिंता और द्वेष हो जाना स्वाभाविक है। इसका परिणाम कभी कभी क्रांति के रूप में सामने आ जाता है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र में बड़े बड़े विस्फोट करते हैं। निर्वाचन संबंधी बुराइयों को समाप्त करने के लिए कभी कभी शासक के रूप को भी लोग बदल डालते हैं। अल्प परिवर्तनों की अपेक्षा। राजक्रांति अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा से भी होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा। राज्य क्रांति अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा से भी होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभी वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। हम या तो इन अल्प परिवर्तनों को समझ नहीं पाते या उनकी उपेक्षा करते हैं। कालांतर में क्रांति के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है विदेशियों को आने की खुली छूट। जब शासक अपनी स्थापना के समय या बाद में विदेशियों को बसने की आज्ञा देता है, तो एक प्रकार से वह क्रांति का संकट आमंत्रित करता है। वास्तव में ये सही भी है। यदि भारतीय शासक अंग्रेजों, पुर्तगालियों आदि विदेशियों को भारत में बसने देते, तो संभवतः भारत का इतिहास ही दूसरा होता। नेक्स्ट है अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा। राज्य क्रांति अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा से भी होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभी वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। हम या तो इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाते या उनकी उपेक्षा करते हैं। कालांतर में ये क्रांति के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है विदेशियों को आने की खुली छूट। जब राज्य अपनी स्थापना के समय या बाद में विदेशियों को बसने की आज्ञा देता है, तो एक प्रकार से क्रांति का संकट आमंत्रित करता है। नेक्स्ट है पारिवारिक विवाद। पारिवारिक संघर्ष भी क्रांति का सूत्रपात करते हैं। अनेक बार दो राजकुमारों के आपसी कलह भी क्रांति का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है शासक वर्ग की असावधानी। कभी कभी शासक वर्ग की अज्ञानता और असावधानी के कारण राजद्रोहियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। समय और अवसर आने पर ये व्यक्ति शासक का तख्ता पलट कर देते हैं। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का अभाव। मध्यम वर्ग समाज में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अभाव में धनिकों और निर्धनों के मध्य खाई बहुत गहरी हो जाती है और इस वर्ग की समाप्ति पर क्रांति शीघ्र संभव होती है। नेक्स्ट है तीसरा कारण है विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण, जिसमें फर्स्ट है एक तंत्र में क्रांति। एक तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले प्रमुख कारण पारिवारिक झगड़े, पारस्परिक द्वेष भाव, घृणा, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार आदि है। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र में क्रांति। इस शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है। सीमित लोगों को पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति और अन्य लोगों के प्रति शासकों की उपेक्षा तथा शासक वर्ग द्वारा दृष्टता का मार्ग ग्रहण करना आदि ऐसे कारण हैं जिनसे जनता में असंतोष पैदा हो जाता है। तीसरा है प्रजातंत्र में क्रांति। प्रजातंत्र में लोक नेताओं की अधिकता के कारण क्रांति पैदा होती है। ये नेता निर्धनों का प्रतिनिधित्व लेकर धनी वर्ग के विरुद्ध जनमत स्थापित करते हैं। ये परिणाम स्वरूप धनी वर्ग क्रांति की शरण लेता है। जनतंत्र में इस कारण भी क्रांति होती है कि भाषण देने वाले ओजस्वी नेता सत्य का सहारा लेकर जनता को भड़काते हैं, अपने पक्ष में करते हैं, तब सत्ता हत्या कर तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट क्रांतियों से बचने के उपाय, जिसमें फर्स्ट है शक्ति पर नियंत्रण।
राज्य में किसी भी वर्ग के हाथ में अधिक शक्तियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ग के हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण होने से विद्रोह की संभावना अधिक होती है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। दूसरा उपाय है जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना। जनता में न्याय और संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना क्रांति से बचने का महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग को इस बात का हर संभव उपाय करना चाहिए कि राज्य के समस्त नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति आस्था और प्रतिष्ठा की भावना जागृत हो जाए, ताकि वे विधि विधान का उल्लंघन न करें और क्रांति को जन्म न दे सकें। नेक्स्ट है सम्मान, पदों आदि को न्यायपूर्ण वितरण। अरस्तु का कहना है कि पदों में असमानता और सम्मान में अतिक्रमता के कारण राज्य में क्रांति की संभावना रहती है। अतः पद, लाभ, सम्मान, पुरस्कार आदि निष्पक्ष दृष्टि से अधिक लोगों को दिए जाने चाहिए, जिससे संतुष्ट वर्गों की सृष्टि हो। राज्य का कोई भी व्यक्ति यह समझे कि राजनीतिक पदों को प्राप्त करना असंभव है, बल्कि उसमें यह भावना बैठ जानी चाहिए कि योग्यता अनुसार कोई भी व्यक्ति इन पदों को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य को परिवर्तनों के प्रारंभ से बचाना। क्रांति का अर्थ परिवर्तन है, अतः जहां तक हो सके राज्य को परिवर्तनों के प्रारंभ से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता कम करना। समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता क्रांति को जन्म देती है। अरस्तु का मत है कि राज्य की ओर से निरंतर प्रयत्न होना चाहिए कि समाज में आर्थिक विषमता कम से कम हो। नेक्स्ट, समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा। क्रांति से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि समाज में स्वस्थ मध्यम वर्ग को जन्म दिया जाए। यह मध्यम वर्ग धनिक और निर्धनों के बीच संतुलन का कार्य करेगा। नेक्स्ट है धनोपार्जन की भावना का दमन। सरकार का संगठन इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि राजनीतिक पदाधिकारी अपने पदों का अनुचित लाभ उठाकर धन संचय न कर सकें। रिश्वतखोरी और इसी तरह के अन्य अनियमित कार्यों को करने से उन्हें रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य अधिकारियों की अवधि कम रखनी चाहिए। अरस्तु का कहना है कि राज्य में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसके अनुसार किसी भी अधिकारी वर्ग को 6 माह से अधिक की अवधि शासन करने के लिए न दी जाए। इसका लाभ यह होगा कि वंचित वर्ग के मनुष्य भी बारी बारी से पद प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्रांतियों को रोकने के सभी कारणों में अरस्तु राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। उसका कहना है कि विविध प्रकार के संविधानों को क्रांति से बचाने और उनमें स्थिरता लाने के लिए उनमें से सभी तत्वों का निवारण कर दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा क्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं। राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। उसका ये कहना है कि यदि राज्य में पारस्परिक विवाद और मित्रता के कारण क्रांति होती है तो राज्य को उसमें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।